हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। और डियर फ्रेंड्स, ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा और यहाँ पर भी हम पिछले 8 प्रैक्टिस सेट की तरह पूरे 125 क्वेश्चंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप इसका अच्छे से लाभ उठा सकें। साथ ही साथ यदि पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 125 में से आप कितना सोल्व कर पाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जो बताएं। साथ साथ ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल पास्टल फॉरेस्ट यूज इन एज यू लाइक इट प्ले। फ्रेंड्स, एज यू लाइक इट में जो पास्टल फॉरेस्ट का यूज हुआ है उस फॉरेस्ट का नाम क्या है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। आपको केवल इतना ही समय मिलेगा जितनी देर में मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के लिए आपको भी उतना ही समय मिलेगा। हु हैज़ रिटन द फेमस लिरिकल पोएम एल एलिग्रो। जो लिरिकल फेमस पोएम है एल एलिग्रो, उसको किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। नेक्स्ट 3, व्हाट इज सिडनीज आर्केडिया। सिडनी का आर्केडिया क्या है? आपके ऑप्शन आपके सामने है और फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए पास्टोरल रोमांस। आर्केडिया एक पास्टोरल रोमांस है। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम शेक्सपियर हैज बीन सोब्रिक्वेट एज। फ्रेंड्स, सोब्रिक्वेट होता है सबनेम या निकनेम जिसको कह देते हैं। तो विलियम शेक्सपियर हैज बीन सोब्रिक्वेट एज। विलियम शेक्सपियर का जो सोब्रिक्वेट है वो क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बार्ड ऑफ एवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड whose statement is this and about whom। स्वीटेस्ट शेक्सपियर एंड फैंसी चाइल्ड, ये स्टेटमेंट किसका है और किसके विषय में है? तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ से आप जान गए होंगे कि ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के विषय में है, क्योंकि शेक्सपियर का नाम आ रहा है, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिल्टन अबाउट शेक्सपियर। जॉन मिल्टन ने कहा था विलियम शेक्सपियर के विषय में। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में आपको एक इनकरेक्टली वर्ड को फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी कैशियर की। देखिए, इसमें थोड़ा सा समय मैं आपका लूँगा। इमेजरी, सिक्योरिटी, सर्टेन, तीनों स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। और कैशियर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स वो होती है CASHIER। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ई को पहले दिया गया तो ये इसलिए गलत हो जाती है। CASHIER, कैशियर। क्लियर। नेक्स्ट 7, एडेक्वेट, एडामेंट, एडवाइजेबल और अल्टरनेट। फ्रेंड्स, एडेक्वेट की स्पेलिंग भी ठीक है, एडामेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, और यदि ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं तो अल्टरनेट की स्पेलिंग भी ठीक है। जो यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो होगी ऑप्शन नंबर 3 की, एडवाइजेबल। फ्रेंड्स, एडवाइजेबल की करेक्ट स्पेलिंग होती है ADVISABLE। एडवाइजेबल में ये ई एडवांस में दिया गया है तो इसको हम हटा देंगे और सीधा ADVISABLE हो जाएगा, एडवाइजेबल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस, एग्जिस्टेंस, फोरबेयरनेस एंड अलाउंस। विच स्पेलिंग इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट? तो फ्रेंड्स, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग ठीक है,
अलाउंस की स्पेलिंग भी ठीक है और फोरबेयरनेस की स्पेलिंग भी ठीक है। फ्रेंड्स, इन करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी एक्सेप्टेंस, और यहाँ पर TA हो जाएगा। एक्सेप्टेंस में TE नहीं होता है, TA होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, इररिपेयरेबल, एलिजिबल, इलेजिटिमेट और इररिजेस्टिबल, विच वन इज इनकरेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इररिपेयरेबल। फ्रेंड्स, इररिपेयरेबल की जो स्पेलिंग होती है करेक्ट वो होती है IRREPAR। ये ध्यान रखना, इसमें AI दिया गया है यहाँ पर, लेकिन A के बाद में रिपेयर में I होता है, लेकिन इररिपेयर में I नहीं होता। तो इररिपेयर, और फ्रेंड्स आगे लगा देंगे हम एबल। क्लियर? तो करेक्ट स्पेलिंग इज दिस। रिपेयर की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन जब रिपेयरेबल की स्पेलिंग हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखी जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? विच वन इज इनकरेक्ट स्पेलिंग? वंस अगेन, कवालियर, करिश्मा, एलिगेंट, डोमिनेट। तो फ्रेंड्स करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। करिश्मा की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार जूम किए देता हूँ। ये जूम हो गया है, देखिए अब आपको और अच्छे से चमक रहा होगा। CHARISMA होती है। क्लियर? करिश्मा। करिश्मा में S के बाद में H नहीं होता है। क्लियर? क्वेश्चन 11, माइकल, द सोलिटरी रीपर और टू ए हाईलैंड गर्ल, ऑल दीज पोएम्स डिपिक्ट। तो सिंपल फोल्क, पोइटिस जॉय, पोइटिस एट द स्पिरिचुअल प्रेजेंस और डीप सेंस ऑफ म्यूजिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, सिंपल कॉमन फोल्क। नेक्स्ट वन इज very good question friends. How is Shylock punished for seeking to take Antonio's life? शाइलॉक जब एंटोनियो की लाइफ को मतलब ख़त्म करना चाहता है तो अपने रिवेंज के लिए, तो उसको किस तरह से पनिश किया जाता है? पोर्शिया के द्वारा या जज के द्वारा। क्लियर? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, शी मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड विल हिज पोजीशंस टू जेसिका एंड लॉरेंजो अपॉन हिज डेथ। कि वो एक यहूदी था तो उसको ईसाई धर्म अपनाना चाहिए, और साथ ही साथ उसको ये ऑर्डर देगा कि उसकी डेथ के बाद में लॉरेंजो और जेसिका को जो है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन मिलेगा। क्वेश्चन 13, what treasured item does Desdemona lose in course of the play which is later used against her? ओथेलो प्ले की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ओथेलो प्ले में डेस्टिमोना अपने किस ट्रेजर यानी क्या उसका ऐसी संपत्ति थी जिसको वो खो देती है, और जिसका जो है जब प्ले के समय में जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है तो उसके विरुद्ध उसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर हैंकरचीफ। उसका जो हैंकरचीफ था जो ओथेलो के द्वारा दिया गया था उसको एज ए सिंबल ऑफ लव के रूप में, तो वो उसको खो देती है, जो इमिलिया को मिल जाता है। फिर इमिलिया का हस्बैंड जो इयागो होता है वो उसको जो है उसके विरुद्ध जो है यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, Why did Desdemona decided to advocate for Cassio? तो फ्रेंड्स कैसियो के लिए डेस्टिमोना एडवोकेट मतलब एक वकालत क्यों करती है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज ही इज अ गुड मैन। क्योंकि वह एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए वो उसकी जो है उसके लिए वकील करने का जो है निश्चय करती है। 15, विच स्पेलिंग इज करेक्टली स्पेल्ड? फ्रेंड्स इनोकुलेट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, और इनोकुलेट का करेक्ट जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है टीका लगाना। क्लियर? टीका
लगाना। और कोविड-19 के समय आपने देखा होगा कि सभी को जो इतने पर्सन्स को इनोकुलेट कर दिया गया है, इन इतने पर्सन्स को इनोकुलेट कर दिया गया है, ये हेडलाइंस आपने न्यूज़ में ज़रूर देखी होगी। तो गाइस, इनोकुलेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है इन और ऑक्यूलेट, यानी इन और फ्रेंड्स OCULATE, यानी कि इसमें सिंगल सी होता है। क्लियर? तो इन ऑक्यूलेट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है बताना है। एडमोनिश की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। एडमोनिश मीन्स होता है दोस्तों डांटना, फटकारना। एजर्सन, एजर्सन का हिंदी मीनिंग होता है दावा, तो ये भी स्पेलिंग ठीक है। और एक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठा करना, ठीक। और फ्रेंड्स, एग्रवेट, एग्रवेट मतलब किसी भी चीज़ को भड़काना, तो ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। एग्रवेट की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, इसमें डबल जी आएगा, ठीक है, AGGRAVATE, एग्रवेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कावार्डली। फ्रेंड्स, कावार्डली का एंटोनिम आपको बताना है, और कावार्डली मीन्स होता है कायरता से, ठीक है। कायरता से कह सकते हैं या फिर कायर भी कह सकते हैं। वैसे तो ये एडवर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग बनता है कायरता से, ठीक है। तो अगर सारे ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन मिलता है वैलेंट, इसके अपोजिट के रूप में। वैलेंट मीन्स होता है वीरता के साथ में या वीर, ठीक। इंटेग्रल, इंटेग्रल मीन्स होता है पूर्ण। फ्लीटिंग मीन्स होता है अस्थिर व्यक्ति। और स्पाइनलेस होता है कायर व्यक्ति। यानी कि कावार्डली और स्पाइनलेस कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। अर्थात अभी जो ऊपर के क्वेश्चन हमने पढ़े थे स्पेलिंग से रिलेटेड, उनमें आप इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करने थे, लेकिन इस बार यहाँ पर आपको 3 गलत है और केवल 1 सही है। तो वो सही मीनिंग हो जाएगा लोप साइडेड, और लोप साइडेड का हिंदी मीनिंग होता है तिरछा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, क्रेडेंशियल की स्पेलिंग देखेंगे तो क्रेडेंशियल की स्पेलिंग होती है CREDENTIALS होता है, ठीक है। क्रेडेंशियल नहीं होता, क्रेडेंशियल्स होता है। क्रेडेंशियल्स का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यय पत्र। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड वेरी वेल। और नेक्स्ट देखेंगे हैबिचुअल। तो फ्रेंड्स, हैबिचुअल होता है HABITUAL, हैबिचुअल। और ये भी हैबिचुअल में स्वाभाविक, ठीक है। और एडवेंचरस, एडवेंचरस की स्पेलिंग हो जाएगी ADVENTUROUS, एडवेंचरस। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमने 4 मीनिंग को स्टडी किया। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनिस्टर। फ्रेंड्स, सिनिस्टर का सिनोनिम्स बताना है। 3 हो जाएगा इविल। सिनिस्टर मीन्स होता है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड जो है इविल का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश डैश हर इन हर स्टडीज, कि उसके माता पिता हमेशा उसको पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, इंटरेस्टेड करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, एक्सपेक्टेड करते हैं। पर आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इनकरेज, क्योंकि इंटरेस्टेड उसके पेरेंट्स उसको नहीं करेंगे, प्रभावित भी नहीं करेंगे और उससे आशा भी नहीं करेंगे। उसके पेरेंट्स केवल उसको इनकरेज करेंगे उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी पढ़ाई में उसको हमेशा मोटिवेट करेंगे, जिससे वो जो है उसका उत्साहवर्धन बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 21। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू पैसिव वॉइस। नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है, द कैशियर टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर।
फ्रेंड्स इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एंड यू कैन सी टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में जो पैसिव वॉइस होता है वो वाज या वर और प्लस वी की 3 फॉर्म। सो लेट्स चेक ऑप्शन नंबर 2, द मनी वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द कैशियर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी है। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये मान के चलिए कि आप ब्लैंक है, तो क्वाइट की करेक्ट फॉर्म बतानी है कि कौन सी आनी है। तो क्वाइट मतलब साइलेंट के लिए बोला, और साइलेंट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। सो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, He told me that his father had gone to Mumbai the previous week. उसे मुझे बताया कि पिछले सप्ताह उसके फादर मुंबई गए थे। तो फ्रेंड्स इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का चेंज आपको देखना है कि कहाँ किस तरह से चेंज होता है। यहाँ पर हैड गॉन दिया गया है जो पास्ट परफेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है, और पास्ट परफेक्ट यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 में आपको पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीवियस वीक दिया गया है। प्रीवियस वीक यदि आपने जो एडवर्ब ऑफ नियरनेस है उनको पढ़ा है तो ध्यान दें कि लास्ट वीक को जो लास्ट शब्द आता है उसको हम प्रीवियस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन 3 में प्रीवियस दिया गया है जो कि ऑलरेडी प्रीवियस यहाँ पर है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन ए में लास्ट वीक दिया गया है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ही सेड टू मी माई फादर, हिज फादर, यानी कि इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट किया है, और सब्जेक्ट के अनुसार हम हमेशा फर्स्ट पर्सन को कन्वर्ट करते हैं। तो माई फादर आ जाएगा हिज फादर का, और वेंट आ जाएगा हैड गॉन का, टू मुंबई प्रीवियस वीक का जाएगा लास्ट वीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। सेंटेंस होगा प्लीज इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज शेड्यूल, कि उनको जो शेड्यूल है जो चेंज हो गया है उसके विषय में इन्फॉर्म कीजिए। तो फ्रेंड्स इम्परेटिव में आ रहा है, ये ध्यान रखिए इम्परेटिव में आ रहा है, और इम्परेटिव में हम रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सेंस रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड आदि में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट यहाँ पर आना चाहिए, और रिक्वेस्ट के साथ में काइंडली नहीं आता है, या तो काइंडली आना चाहिए या रिक्वेस्टेड आना चाहिए एक। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है यू वो हिडन है, तो सब्जेक्ट के रूप में यू आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज शेड्यूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हुज स्टेटमेंट इज दिस। यह स्टेटमेंट किसका है? शेक्सपियर के विषय में। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, यानी कि शेक्सपियर को उन्होंने एक गॉड का इनकारनेशन बताया। तो हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये किसने कहा था? D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट, वॉट विटमैन और लॉरेंस ओलिवर। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस ओलिवर। Question number 26, which treatise did Milton write against an order of Parliament passing a censorship on books? कि मिल्टन ने कौन सा ट्रेटाइस लिखा था वो जो प्रेस के अगेंस्ट था पार्लियामेंट में बुक की जो सेंसरशिप थी उसको पास कराने के लिए। तो ऑफ एजुकेशन, एरोपैजिटिका, ऑफ रिफॉर्मेशन और एम एडवर्ड वर्जन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोपैजिटिका। और एरोपैजिटिका का जो थीम है दोस्तों वो थीम ही इसका फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि एक सही है और 3 गलत हैं। तो सबसे पहले जो सही ऑप्शन है उसको देखते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। अब ये मिलेनिया, मिलेनिया फ्रेंड्स, मिलेनिया मीन्स होता है सदियों, यानी जो मिलेनियम है, मिलेनियम का ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और मिलेनिया की करेक्ट स्पेलिंग होती है MILL। यहाँ पर सिंगल एल दिया हुआ है तो स्पेलिंग क्या होती है? DLL ENNIA, मिलेनिया। क्लियर। नेक्स्ट है मोनोथेस्टिक। तो मोनोथेस्टिक फ्रेंड्स, मोनोथेस्टिक का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वैतवाद। और मोनोथेस्टिक की स्पेलिंग हो जाएगी MONOTHEI, यानी जो आई है यहाँ पर आई से पहले ई लगा, THEISTIC, मोनोथेस्टिक, ठीक है। और लास्ट स्पेलिंग जो थी इसमें वो थी प्री हिस्टोरिक। प्री, तो प्री की स्पेलिंग PRI नहीं PRE होता है, प्री और HISTORIC, प्री हिस्टोरिक मतलब प्राग ऐतिहासिक काल। ओके, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज ए डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि जब दो चीज़ों में कंपैरिजन की जाती है बट डायरेक्ट कंपैरिजन होती है और वहाँ पर एज, सो या लाइक का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफर। फ्रेंड्स, जब जब डायरेक्ट कंपैरिजन होगी तो वहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बहुत ही फेमस सा हम लेते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि जो कैमल है वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एज सो लाइक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर द कैमल इज अगर हम लाइक कर देते हैं, लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, तो फ्रेंड्स फिर लाइक का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर सिमिली हो जाएगा। 29, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओब्वियस। फ्रेंड्स, ओब्वियस का करेक्ट एंटोनिम्स आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ओब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, बिल्कुल खुला, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिडन। हिडन यानी कि छिपा हुआ। प्लेन समतल होता है। और फ्रेंड्स, वैपिड, वैपिड मीन्स होता है नीरस, ठीक है। और एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय या फुर्तीला। क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 एंड 31, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू गिवन बिलो टू कंप्लीट योर सेंटेंस। 30 से 31 में आपको 4 ऑप्शन गिवन है और जो आपका सबसे सूटेबल ऑप्शन है उसको आपको पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल 30, माई नीस इज वेरी काइंड एंड कैलुअस, रथलेस, जेनरस, स्टर्न टू एवरीवन इन द फैमिली, कि फैमिली में मेरी जो भतीजी है वो सभी के प्रति दयालु और किस तरह के नेचर की है। तो फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल, जब भी हम काइंड का यूज़ करेंगे और काइंड के साथ में एंड लगाकर हमें और एडजेक्टिव का यूज़ करना है तो फिर वहाँ पर जेनरस का यूज़ होता है। तो माई नीस इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस टू एवरीवन इन द फैमिली होने के लिए यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 31, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, यानी कि मैंने उसको मुश्किल से पुकारा ही था कि तभी जो है मेरी माता ने स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया, यानी चिल्लाना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, जब भी हम हार्डली का यूज़ करते हैं तो हार्डली के साथ में हम करेंगे वैन का प्रयोग, ठीक है। और यदि यहाँ पर नो सूनर आ जाता तो नो सूनर के साथ में करते हैं हम देन का प्रयोग,
और यदि यहाँ पर इसकी जगह एज सून एज होता तो फिर वहाँ पर हम केवल कॉमा से काम चला सकते थे। लेकिन हार्डली का यूज जब हम करेंगे तो वहाँ पर वैन का प्रयोग करते हैं। हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम वैन माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, कि मैंने उसको पुकारा ही था कि मेरी माता ने चिल्लाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द पार्ट ऑफ हैज एन एरर एज योर आंसर। यहाँ पर एरर पार्ट आपको ढूंढना है कि किस में एरर है। ठीक, सेंटेंस होगा माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन, कि मेरे जो परिवार है उसमें मतलब फार और फ्यू के बीच की जो उसमें तकरार बनी रहती है। तो इसमें ऑप्शन ए में मिस्टेक होगी, फ्यू एंड फार बिटवीन, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर और नो एरर। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विजिटिंग नहीं आएगा, माई विजिट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा माई विजिट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, एज फ्लाई टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पॉट्स। तो फ्रेंड्स ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंग लियर। ये लाइन किंग लियर से ली गई है। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 34, हु मेड द डेविल्स रिमार्क अबाउट मिल्टन। मिल्टन के विषय में जो डेविल्स रिमार्क है वो किसने कहा है? और जो रिमार्क है वो होगा मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन जो है, मिल्टन ने बिना जाने अनजाने में जो है डेविल्स साइड का पक्ष लिया है। और फ्रेंड्स ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट में सैटन का पक्ष लेने के विषय में लिखी गई है। तो ये लाइन लिखी गई है विलियम ब्लेक जी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया किस प्ले की हीरोइन होगी? हेमलेट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द टेम्पेस्ट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट वन इज माई फादर ब्राउट मी न्यू व्हील्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स माई फादर ब्राउट मी न्यू व्हील्स, इसको आप ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल होगा किस लिटरेरी डिवाइस का यूज यहाँ पर हुआ है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नकडकी। यहाँ पर स्नकडकी का यूज हुआ है क्योंकि व्हील जो है वो रेफर करते हैं, ठीक है, या तो वो बाइक को रेफर करते हैं, ठीक है, और या फिर जो है वो कार को रेफर करते हैं, कि मेरे पिता ने जो सेट ऑफ व्हील्स है वो खरीदा है, यानी कि एक नई बाइक खरीदी है, नई कार खरीदी है। तो यहाँ पर जो व्हील्स है वो कार या बाइक को रेफर करते हैं, यानी कि ये बाइक या जो कार है उसका एक पार्ट है। और जब हम पार्ट टू हॉल या हॉल टू पार्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है स्नकडकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन थिन आइस। थिन आइस, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन ए रिस्की सिचुएशन। ऑन थिन आइस का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा इन ए रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। अब इसमें 3 करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट है। तो अपीज, अपीज APPEASC, अपीज की स्पेलिंग ठीक है। एब्रेंट ABRRANT, तो फ्रेंड्स ये स्पेलिंग भी ठीक है। एब्रेंट, एब्रेंट मीन्स होता है असामान्य। ऑप्शन सी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, तो फ्रेंड्स आर्बिट्रेरी की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। आर्बिट्रेरी मीन्स होता है निर्गुण, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इंसिपिड। फ्रेंड्स इंसिपिड मीन्स होता है बेस्वाद, और इंसिपिड की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी INSIPID, इंसिपिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39,
सिनोनिम ऑफ मेलाइन। फ्रेंड्स, मेलाइन का सिनोनिम होगा अप्रूव, बेनिफिट, कमेंड, बिस्मिर्च। तो गाइस, मेलाइन, ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको मेल ये रूट मिल जाए तो ध्यान रखना कि उसका मीनिंग हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। तो अप्रूव मीन्स किसी चीज़ को स्वीकार करना, स्वीकृति देना, तो ये तो नेगेटिव नहीं है। बेनिफिट मीन्स लाभ, ये भी नेगेटिव नहीं है। और कमेंड मीन्स किसी की प्रशंसा करना, तो ये भी नेगेटिव नहीं है। तो ऑप्शन बता है, ऑप्शन ये यहाँ पर 2 दो बार लिखा 3, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है वो बचता है बिस्मिर्च। तो बिस्मिर्च मेलाइन होता है गंदगी, और बिस्मिर्च भी होता है किसी पर कीचड़ उछालना। ठीक है, बिस्मिर्च भी होता है किसी पर कीचड़ उछालना। तो ऑप्शन जो लास्ट है वो ठीक हो जाएगा। और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 होगा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, यानी 3 इनकरेक्ट होंगे और एक करेक्ट है, तो विच इज दैट। तो फ्रेंड्स, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी शोवनिस्ट। शोवनिस्ट CHUVINIST, शोविनिस्ट। सबसे पहले तो इसको हम आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे देख लीजिए। ये चोविनिस्ट नहीं होता, ये होता शोविनिस्ट। ठीक है, शोविनिस्ट। और शोविनिस्ट में होता उग्र राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी। क्लियर। इमिग्रेंट की स्पेलिंग देखेंगे तो फ्रेंड्स, इमिग्रेंट की स्पेलिंग में डबल एम होता है, IMMIGRANT। इमिग्रेंट में डबल एम होता है, यहाँ पर सिंगल दिया गया तो ये इसलिए करेक्ट है। और कंटेम्प्रेरी, तो फ्रेंड्स कंटेम्प्रेरी की स्पेलिंग होती है CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं लिख कर बताऊँ, CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी। ठीक। और फ्रेंड्स, कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मोपॉलिटन की करेक्ट स्पेलिंग होती है COSMOPOLI और TIAN। ठीक है, यहाँ पर ON है, तो ये इसलिए गलत है। ध्यान रखना कि TIAN होता है, TION नहीं होता है। तो फिर क्वेश्चन 41, रमेश सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी गई है और इंट्रोगेटिव में WS टाइप सेंटेंस है। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और WS फैमिली वर्ड को ले आएंगे हम कनेक्टर के रूप में, और हैव यू बीन को कर देंगे यू हैव बीन। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा यू हैड बीन, और यू को क्योंकि सेकेंड पर्सन है हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, इसलिए ये हो जाएगा आई। तो चेक के लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन, रमेश आस्क्ड मी वेयर हैड। तो फ्रेंड्स, वेयर हैड नहीं होगा, वेयर आई हैड होगा। ठीक है, दूसरे में हैड दिया नहीं हुआ है, तीसरे में भी हैड नहीं है। ऑप्शन 4 देखेंगे, रमेश आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42, शी सैड ब्रदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज दिया गया है, और जब प्लीज दिया गया है तो प्लीज यानी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया है। और यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज दिया गया है तो उसको बदलेंगे हम रिक्वेस्टेड में। चेक के लिए कहाँ कहाँ पर रिक्वेस्टेड दिया गया है। सी टोल्ड नहीं आएगा, सी ऑर्डर्ड नहीं आएगा, सी रिक्वेस्टेड, और नंबर 4 में सी आस्क्ड। तो क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन में सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में रिक्वेस्ट दिया गया है और बाकी का जो पैटर्न है ये ऑप्शन ही उसको फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन 43, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू इम्प्रूव योर आंसर। अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है उसको आपको पिक करना है। क्लियर।
सेंटेंस को एक बार रीड किए लेते हैं। फ्रेंड्स, सेंटेंस है द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, यानी कि फर्नीचर डिलीवर करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, किस ऑप्शन को आप सबसे सुटेबल मानेंगे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 4, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट गिवन है। द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, यदि आप समय पर नहीं पहुंचते हो तो हम अपनी जिंदगी को खो देते। वो ऐसा कल्पना कर रहा है, और हैड और प्लस सब्जेक्ट यदि आता है डायरेक्ट रूप से तो फ्रेंड्स वो आपका कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉमा के बाद में एक क्लॉज और दी गई है। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब भी आपको हैड दिया गया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट जैसा सेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है, यदि फर्स्ट क्लॉज में इफ प्लस हैड या हैड प्लस सब्जेक्ट दिया गया है तो नेक्स्ट क्लॉज में दोस्तों वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेक के लेते हैं। तो यहाँ पर वी विल दिया गया है, जो कि वी वुड होना चाहिए था। ठीक है, वी वुड हैव और लॉस्ट आवर लाइव्स। तो ऑप्शन 4 वी विल हैव, इसी पार्ट में मिस्टेक है। ठीक। क्वेश्चन 45 एंड 46, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन ए सेंटेंसेस। तो 46 और 45 में आपको करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच फाइंड करनी है। टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इट डिवाइन, कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है और क्षमा करना जो है ईश्वर का स्वभाव है, यानी कि क्षमा करना दैवीय है। ठीक। तो पन, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस और मेटाफर, दोस्तों जब कोई अपोजिट आइडियाज एक साथ रखे जाते हैं, ध्यान रखना अपोजिट आइडियाज, जैसे कि टू एरर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इट डिवाइन, तो ये दो अपोजिट आइडियाज हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच बनता है एंटीथेसिस। क्लियर। पन को एज ए प्ले ऑन वर्ड्स के रूप में यूज करते हैं, यानी शब्दों के साथ में एक तरीके से खेलना। जब हम कह कुछ रहे हैं और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है या उसका डबल सेंस निकलता है तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं पन। एलिट्रेशन और एजेनेंस दोनों मिलते जुलते हैं। फ्रेंड्स, एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है बार बार एक सेंटेंस में उसकी रिपीटेशन होती है। मेटाफर में दो डायरेक्ट कंपैरिजन होते हैं विदाउट एड सो लाइक। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स की, और जब किसी हम इन एनिमेट थिंग को एनिमेट यानी ह्यूमन की तरह प्रेजेंट करते हैं तो फ्रेंड्स वहां पर बनता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, सिनेक्डकी को हमने अपनी पिछले वीडियो में क्लियर किया था और ऑक्सीमोरॉन को भी हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। और दोस्तों ओनोमेटोपिया में जो भी साउंड रिलेटेड वर्ड होते हैं, किसी भी तरह की जो साउंड होती है आप चेक कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नॉइज इसमें बैकग्राउंड में आ रहा होगा इधर उधर से, तो वो सब ओनोमेटोपिया में आ जाता है। 47 व्हाट इज फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फ्री वर्स हैज नो राइम एंड नो मीटर। फ्री वर्स में ना तो कोई राइम होती है ना ही कोई मीटर होता है। क्वेश्चन 48 इनटू हाउ मेनी ब्रॉड पार्ट्स इज ए पिंडारिक ओड डिवाइडेड। पिंडारिक ओड को कितने ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 मेजर पार्ट्स, 2 मेजर पार्ट्स, 4 मेजर पार्ट्स और 8 मेजर पार्ट्स। तो गाइज यदि आपने हमारी ओड वाली वीडियो को देखा तो आप आसानी से बता सकते हैं 3 मेजर पार्ट। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, वो 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं
देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी ओल्ड वाली वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। कंप्लीट बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन हमने दी हुई है। नेक्स्ट वन इज प्ले जस्टिस इज ए सटायर ऑन। जस्टिस एक सटायर है, गर्ल्सवती के द्वारा लिखा गया, तो वो किस तरह का सटायर है? आंसर डी विल बी करेक्ट, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। जो लीगल ट्रायल है वो उसके ऊपर एक सटायर है। वो सटायर यह है कि इसमें दिखाया गया कि किस तरह से गरीब के लिए एक अलग तरह का कानून होता है और अमीर के लिए एक अलग तरह का कानून होता है। कभी कभी जो है गरीब की कोई गलती भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको जो है दोषी ठहराया जाता है। क्लियर। 50 द प्ले जॉय एक्सपोज द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ऑफ। तो फ्रेंड्स, जॉय एक्सपोज करता है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस को। एक यंग गर्ल होती है ग्रोइंग इनटू द एडल्टहुड, कि एक यंग गर्ल एक एडल्टहुड जो एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा एज वाला व्यक्ति होता है उसके प्रति जो है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। 51 मिल्टन बोरोड द थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम। मिल्टन का जो थीम है कॉमर्स के लिए वो कहाँ से लिया गया है? होमर के इलियाड से, होमर के ओडिसी से, वर्जिल के एनीड से, स्पेंसर के फेयरी क्वीन से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमर्स के ओडिसी से मिल्टन ने अपना जो थीम है उसको बोरो किया है। 52 हुज विट गिव्स टू द विंटर्स टेल ए हैप्पी एंडिंग। वो किसकी विट है जो विंटर्स टेल को एक हैप्पी एंडिंग देती है? पर्डिटा, पॉलिना, एमिलिया और हार्मोइन। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्डिटा। ठीक है, पर्डिटा जो है, पर्डिटा की विट है कि वो एक हैप्पी एंडिंग देती है विंटर्स टेल को। 53 सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि आप स्पेलिंग को एक बार लिख कर जरूर देखें। ठीक है, तो गॉथिक की स्पेलिंग को हम लिख कर देखते हैं, GOTHIC। तो गॉथिक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रॉन की स्पेलिंग को भी लिख देते हैं NEUTRON। तो न्यूट्रॉन की स्पेलिंग भी हमको ठीक लग रही है। और फ्रॉस्टी की तो स्पेलिंग बहुत ही कॉमन है दोस्तों, FROSTY। फ्रॉस्टी भी ठीक है। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी डिसीव। डिसीव की स्पेलिंग को लिख कर देखते हो DECEIVE, जैसा कि नेचुरली निकल कर आ रहा है DECEIVE, लेकिन यहाँ पर देखा है DECIEVE, जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाती है। करेक्ट वन इज DECE। क्लियर? और DECEIVE, डिसीव। दोस्तों नेक्स्ट वन इज 54 विच वन इज मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? अपोलॉजी, एक्स्ट्रावर्ट, लग्यूबिरियस और कोलैबोरेशन। तो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रावर्ट एक्सट्रोवर्ट का ही रूप है, तो एक्स्ट्रावर्ट की स्पेलिंग ठीक है, LUGU और BRIOUS। लग्यूबिरियस की स्पेलिंग भी ठीक है। और फ्रेंड्स, कोलैबोरेशन COLLABORATION, कोलैबोरेशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। अपोलॉजी की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अपोलॉजी की स्पेलिंग होती है APOLOGY, अपोलॉजी, और यहाँ पर देगा है PP। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ड स्पेलिंग है अपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 55 सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इकोनोमाइज। फ्रेंड्स, इकोनोमाइज का जो करेक्ट सिनोनिम्स है वो आपको बताना है। क्लियर? तो अबैश, स्ट्रेट, पीसफुल और वेस्ट। इकोनोमाइज मीन्स कंजूसी बरतना और वेस्ट मीन्स बिना फिजूल के खर्च करना। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 हो जाएगा। अबैश मीन्स होता शर्मिंदा करना, स्ट्रेट सीधा, और पीसफुल यानी शांतिपूर्वक। 56 फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। एक बार फिर से देखते हैं, रिमेडी, REMEDY, रिमेडी। तो REMEDY बिल्कुल ठीक है। रिवाइव, REVIVE, रिवाइव। फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकता है कि एक से ज़्यादा या सारी स्पेलिंग ठीक हो। आप इसको देखिए, रिवाइव की स्पेलिंग ठीक है,
एन्जॉयमेंट की, एन्जॉय लिखिए, एन्जॉय, और मेंट लिखिए, MENT, मेंट। कैंसिलेशन, तो CANCEL, कैंसिल की स्पेलिंग होती है ये। लेकिन दोस्तों जब हमें इसमें ATION ऐड करना, तो ये L की जो नंबर है वो डबल हो जाएगा, और फिर लिखेंगे ATION, कैंसलेशन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। गाइज नेक्स्ट वर्ड होगा 57। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने पैसिव से आपको एक्टिव बनाने के लिए दिया है। चलिए चेक के लेते हैं। पार्कर हैज़ बीन बिटन बाई ए रेयर स्पेसीज ऑफ स्पाइडर्स, कि एक रेयर स्पेसीज जो स्पाइडर्स की थी उसके द्वारा पार्कर को बिट कर लिया गया है, बाइट कर लिया गया है। तो विच वन इज करेक्ट? तो गाइस देखिए ये पूरा का पूरा एक यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में जो दिया गया है। तो जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ए रेयर स्पाइसीज ऑफ स्पाइडर। तो यहाँ तक तो ये सभी में ठीक दिया गया है। अब हैज बीन में से आपको बीन को हटा देना है, ठीक है। हैज बीन में से बीन को हटा देना है और हैज को रहने देना है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस दिया गया है। तो चेक के लेते हैं। देखिए यहाँ पर हैड है तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर इज है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर हैज है तो ये देखते हैं, और इसमें तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो 3 है, ए रेयर स्पाइसीज ऑफ स्पाइडर्स हैज बिटन पार्कर, तो ये ठीक सेंटेंस हो जाएगा। 58 विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ डेमोलिश। तो फ्रेंड डेमोलिश का जो नियरली जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 रेज। डेमोलिश मीन्स होता है किसी चीज को खत्म कर देना, विध्वंस कर देना, और रेज का मीन्स बता किसी चीज को खत्म करके उसको विध्वंस कर देना। क्लियर? 59 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ च्यू द सीनरी। तो फ्रेंड्स च्यू द सीनरी का मीनिंग क्या होगा? टू एक्ट ओवरली इमोशनल, टू अंडरस्टैंड, टू ब्यूटी, टू मिसमैनेज। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। यानी कि जब हम जरूरत से ज़्यादा इमोशनल होने की बात करते हैं तो उसके लिए इडियम यूज किया जा सकता है च्यू द सीनरी। और दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, कि उस ऑप्शन को फाइंड कीजिए जो पैसिव वॉइस में दिया गया है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स His friends arranged for the ambulance and took him immediately to the hospital, कि उसके दोस्तों ने एक एम्बुलेंस का अरेंज किया, उसको तुरंत ही जो है हॉस्पिटल लेकर चले गए। तो हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड, तो फ्रेंड्स देखिए अरेंज ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और एम्बुलेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि एम्बुलेंस को। अब देखिए इसमें एम्बुलेंस नहीं है और इसमें भी एम्बुलेंस नहीं दिया गया है। 3 और 4 में एम्बुलेंस दिया गया है। चेक किए लेते हैं विच वन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस अरेंज फॉर हिज फ्रेंड्स एंड टुक हिम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस तो इसमें कहीं पर भी वाज या वर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 द एम्बुलेंस वाज अरेंज फॉर हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली एंड टेकन टू द हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 61 हु हैज रिटन एन ओड ऑन द नेटिविटी क्राइस्ट। तो फ्रेंड्स नेटिविटी क्राइस्ट या नेटिविटी क्राइस्ट भी हम इसको कह सकते हैं कि ऑन द नेटिविटी क्राइस्ट ओड को किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है। 62 व्हाट काइंड ऑफ
फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू अफर्म बाय नेगेटिंग द अपोजिट। तो फ्रेंड्स वह कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच में जिसमें हम किसी अफर्मेटिव बात को यानी किसी सच को एक नेगेटिव अंदाज में कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें किसी को गुड कहना है तो गुड के पहले इस पे हम कहेंगे उसको नॉट बैड। तो ये बात तो हम जो अफर्मेटिव बात कह रहे हैं लेकिन उसको नेगेटिव अंदाज में कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये फिगर्स ऑफ स्पीच होती है लाइक टू ट्रीज। क्लियर। 63 शेक्सपियर सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू। शेक्सपियर के सोनेट एड्रेस हैं क्वीन एलिजाबेथ को, डार्क लेडी को और मिस्टर WH को, या ऑप्शन नंबर डी डार्क लेडी और मिस्टर WH दोनों को। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट impediments dash dash which sonnet of Shakespeare begins with this line। तो फ्रेंड्स let me not to the marriage of true minds admit impediments, इन लाइंस के साथ में शेक्सपियर का कौन सा सोनेट शुरू होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रू लव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगस्त? तो फ्रेंड्स अगस्त का मीनिंग या सिनोनिम्स आपको बताना है। मैजेस्टिक, इम्पोर्टेंट, डिफिकल्ट और ह्यूज। तो फ्रेंड्स अगस्त का मीनिंग होता है मैजेस्टिक, शानदार, शाही, रॉयल भी जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा मैजेस्टिक। और क्वेश्चन नंबर 66 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट? तो फ्रेंड ध्यान देना अपोजिट ये ऑपोजिट नहीं है, ये ऑपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है। शुरू में ए आ रहा है, उचित या सूटेबल यानी कि एप्रोप्रिएट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 एंड 68 चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच पर बेस होंगे। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है चूज करके। 67 शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सेड को बदलेंगे आस्क्ड में। क्लियर। दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आ जाएगा व्हाट। क्लियर। और व्हाट कैन आई को हम कर देंगे व्हाट आई कैन। और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। क्लियर। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो शी है, तो इसलिए आई को भी हम कन्वर्ट कर देंगे शी में। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा व्हाट शी, और कैन को कर देंगे हम कुड। क्लियर। और यू को बदल देंगे हम अपने मी के अनुसार। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। नेक्स्ट ही सेड अलास आई एम अनडन। मतलब उसने एक दुख भरे अंदाज में कहा कि वह अनडन यानी कि उसका सर्वनाश हो गया है। तो फ्रेंड्स यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली दैट ही वाज अनडन। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं और सैड को दोस्तों एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। ठीक है ना। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, विद जॉय, विद सरप्राइज, जैसा भी सेंस होगा उसके अनुसार हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जॉय और सरप्राइज आदि में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पैथेटिकली का मीन्स भी होता है दुख व्यक्त करना। ठीक है। तो इसको ये एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया। जब एडवर्ब में कन्वर्ट कर देगा तो फिर वहां पर हम एक्सक्लेम के साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर
हुआ होगा। नेक्स्ट 69, द मीनिंग ऑफ द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। फ्रेंड्स, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इडियम का जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस इन द पास्ट। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क जो हिंदी में एक कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया है, उस पर जो है दुख प्रतीत करके क्या फ़ायदा। तो इसलिए किसी भी ऐसे कार्य को जो लॉस हमारा पास्ट में हुआ है उसके विषय में कंप्लेन करना ही क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है। 70, फेमिनाइन जेंडर ऑफ स्टालिन। तो फ्रेंड्स, स्टालिन का फेमिनाइन जेंडर मेयर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, एक नज़र बाकी के ऑप्शन पर भी देखेंगे। डो बक का फेमिनाइन जेंडर होता है BUCK, बक। बक मीन्स होता है नर खरगोश और डो मीन्स होता है मादा खरगोश। यू, सबसे पहले तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो यू होगा। यू मीन्स होता है भेड़ी, और इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो होता है राम, यानी राम का फेमिनाइन जेंडर होता है यू। और लास्ट है सो। फ्रेंड्स, सो मीन्स हिंदी मीनिंग होता है सूरी, और इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा वो हो जाएगा बोअर या पिग। क्लियर? 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। नरेशंस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन स्पीच हेंस इट चेंज इनटू देंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो हेंस है उसको हम देंस में चेंज कर देते हैं, ये ठीक है। इन इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू बिकम्स टेल्स, तो ये भी ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर वो सेज टू आता है, यानी से या सेज के बाद में टू फॉलो होता है, तो उसको हम टेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इन इनडायरेक्ट कुड, शुड, वुड, माइट, इज नॉट चेंज, यानी कि अगर ये आते हैं कुड, वुड, शुड, हैड टू, तो फ्रेंड्स इनको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, इन इनडायरेक्ट आइदर इज चेंज इनटू नाइदर। तो फ्रेंड्स, हाइदर, ये आइदर नहीं हाइदर होना चाहिए था, और हाइदर को हम नाइदर में नहीं फिर दाइदर में चेंज करते हैं। क्लियर? तो ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लाइट। तो फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट की वह कौन सी बुक है जो इन्वोकेशन ऑफ लाइट के लिए शुरू होती है? बुक 9th, बुक 4th, बुक 3rd और बुक 6th। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक 3rd। 73, हु इज नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट है वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेल्जेबब। 74, when the assault was intended to the city is a sonnet written by। तो when the assault was intended to the city is a sonnet written by, तो दैट्स इज ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जॉन मिल्टन। 75, द डॉटर ऑफ पोलोनियस इज। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हेमलेट से लिया गया है। क्लियर? और हेमलेट यानी प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओफिलिया। ओफिलिया हेमलेट की बिलवड के रूप में दिखाई गई है हेमलेट प्ले में, और वो पोलोनियस की डॉटर है। 26, जॉन गैल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन।
जॉन गल्सवर्दी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। 77. Shakespeare is indebted to one of the following sources for the subject matter of his some plays. Choose the right one from the following. यानी नीचे कुछ सोर्स दिए गए हैं, तो उनमें से शेक्सपियर ने कुछ पर जो है वो जरूरत से ज़्यादा निर्भर रहे थे, तो वो सोर्स कौन से होंगे? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होलिनशेड क्रॉनिकल। 78. In what century and in what literary era was the first Gothic novel written? कि वह कौन सी सेंचुरी थी और कौन सी लिटरेरी एरा थी जिस समय गोथिक नॉवल को पहली बार लिखा गया था? 17th सेंचुरी, इनलाइटनमेंट, 18th सेंचुरी इनलाइटनमेंट, 18th century romanticism or 19th century romanticism. Which one is correct? तो गाइज ऑप्शन नंबर बी, 18th century enlightenment will be correct answer. Read the following sentences carefully and select the part which has an error. Usually Rajesh hasn't take part in these types of events because of his hectic schedule. तो फ्रेंड्स अपने हेकेटिक शेड्यूल के कारण जो है वो जो पार्टीज़ हैं, इवेंट्स हैं कुछ, उनमें पार्ट जो है वो नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है जेंट आया हुआ है, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। क्लियर? और यदि आपने भी इसी आंसर को पिक किया है तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि आपका आंसर गलत हो गया है। सबसे पहले आपको शुरू में ही देखना है यूजुअली। जब भी किसी सेंटेंस में यूजुअली, जनरली, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, इस तरह के यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि आता है तो फ्रेंड ध्यान रखना वो सेंटेंस सभी सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। तो इसमें आ जाएगा राजेश डजंट टेक पार्ट इन दी टाइप्स ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक शेड्यूल। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। 80. Select the sentence with the appropriate use of preposition. Appropriate use of preposition के साथ में सेंटेंस को ठीक करना है। फर्स्ट, द लॉइन एंड द यूनिकॉर्न फॉट बिटवीन द क्रोन। तो फ्रेंड्स ये तो नहीं आएगा क्योंकि फॉट बिटवीन द क्रोन नहीं, ये नहीं आएगा। क्रोन के लिए हो सकता है, तो ऑप्शन बी, द लॉइन एंड द यूनिकॉर्न फॉट फॉर द क्रोन, यही सबसे सुटेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। 81. सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, यानी कि 3 यहाँ पर सही हैं और 1 गलत है। तो सबसे पहले फ्लाउंडर की स्पेलिंग FLOUNDER। फ्लाउंडर मीन्स होता है लड़खड़ाना, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखेंगे पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन मीन्स अधिकार, तो POSSESSION पोजीशन की स्पेलिंग भी ठीक है। और फ्रेंड्स मार्जिपेन, MARGIPAN, मार्जिपेन। फ्रेंड्स मार्जिपेन मीन्स होता है बादाम की मिठाई, ठीक है। तो मार्जिपेन की स्पेलिंग भी ठीक है। हो सकता है कि ऊपर कुछ मिस्टेक हो सकती है ऊपर वाली स्पेलिंग्स में, जो मैं लिख कर बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। ऑक्सिलियरी, AUXILIARY। तो फ्रेंड्स ऑक्सिलियरी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर डबल एल नहीं आएगा, LI आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन 82. सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ अपग्रेड।
अपग्रेड का करेक्ट एंटोनिम्स आपको बताना है। ऑप्शन होंगे एडवांस, लीन, डिमोट और एलिवेट। तो फ्रेंड्स एडवांस और एलिवेट ऑप्शन 1 और 4 इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और इसका एंटोनिम्स ऑप्शन नंबर 3 डिमोट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 इनकरेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं और केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो अब आपको जो ऑप्शन करेक्ट है उसको बताना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परफेक्शन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, PERFECTION, परफेक्शन, ठीक है। और फ्रेंड्स यदि बाकी की स्पेलिंग को देखते हैं तो बिजारे की स्पेलिंग हो जाएगी BIZARE, बिजारे, BIZARRE, बिजारे, ठीक है। और इन्फेटुएशन FATU और ATION, इन्फेटुएशन, क्लियर। यहाँ से देखेंगे FATUATION, इन्फेटुएशन। और फ्रेंड्स फॉर्चूनेट की स्पेलिंग आपको पता ही होनी चाहिए, FORTUNATE, फॉर्चुनेट, क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स अकरनेस OCCURANCE, ACCOMMODATION और एरोनियस, ये तीनों स्पेलिंग ठीक है। यहाँ पर जो मिस्टेक हो जाएगी वो प्रिविलेज की स्पेलिंग हो जाएगी और प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PRIVI और LEDGE, प्रिविलेज, क्लियर। 85, नरेशन के संबंध में कौन सा रूल सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट, व्हेन टू विद रिपोर्टिंग वर्ब से टू, से टू, सेड टू इज चेंज इनटू टेल, टेल्स और टोल्ड। ये तो हमने ऊपर भी बताया था, टू के रिफरेंस में दिया गया है कि जब टू रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेड के साथ में आता है तो से, सेज या सेड को टेल, टेल से टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन इनडायरेक्ट आफ्टर टेल और टोल्ड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिक्वायर्ड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दी इनडायरेक्ट स्पीच में हम से का टेल और सेड का टोल्ड करते हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमको चाहिए ही चाहिए। सी, इन इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स ये गलत है क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में ही चेंज नहीं होता है, क्लियर। तो ये ऑप्शन ही सही एक्सप्लेनेशन नरेशन के विषय में नहीं दे रहा है। फिर भी हम ऑप्शन नंबर डी को भी देखेंगे। व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट द इन्वर्टेड कॉमाज इज रिमूव्ड, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना ही होता है। Which of the following statements is not correct with reference to English grammar? इंग्लिश ग्रामर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट, पजेसिव प्रोनाउन आर डिफरेंट फ्रॉम पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स माई, ठीक है। इसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्ज और पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, क्लियर। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दीज एंड दोस आर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, ये कथन भी बिल्कुल सही है।
विच इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वी यूज टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, और हु इज यू टू जॉइन टू सेंटेंसेस। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हु का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक। और विच इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वी यूज टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट। तो विच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही नहीं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो इसलिए ये कथन जो है सही नहीं है, ऑप्शन डी भी सही है। क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, ईदर एंड ईदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ईच ऑफ, नीदर ऑफ एंड either of are followed by plural nouns and singular verbs. C, in a sentence an adjective comes before or after the naming words, or adjective of numbers are cardinal and ordinal। तो फ्रेंड्स, सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऑप्शन डी सही है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों होते हैं। ये इंडेफिनेट और डेफिनेट होते हैं। तो डेफिनेट में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आते हैं। इन ए सेंटेंस एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर और आफ्टर द नाउन और नेमिंग वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव भी पहले भी और बाद में भी दोनों तरीके से आ सकता है। ईच ऑफ, नीदर ऑफ एंड ईदर ऑफ आर फॉलोड बाई प्लूरल नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब। तो ये भी फ्रेंड्स ठीक है। तो ऑप्शन बताता है एक, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, क्योंकि ईदर और नीदर का प्रयोग केवल ऑब्जेक्ट के लिए ही नहीं, सब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, 88, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड्स, कौन सी आइडियोमेटिक कंपैरिजन जो है करेक्ट नहीं है, चेक किए लेते हैं। 10 डेज वंडर, तो जैसा कि शुरू में ही पढ़ने को मिला 10 डेज वंडर, तो फ्रेंड्स ए 9 डेज वंडर होता है, 10 डेज वंडर नहीं होता है। तो बाकी के ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी बी, सी और डी सभी ऑप्शन सही हैं। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफाई का एनॉय होता है। स्पेसिफाई मीन्स शांत करना, एनॉय मीन्स क्रोध करना, पेल मीन्स किसी चीज़ को दूषित करना, मूर्छित करना, और चेस्टाइज मीन्स उस चीज़ को पवित्र करना, साफ करना। पार्डन का दोस्तों इम्पैच होता है। पार्डन मीन्स क्षमा करना और इम्पैच में दोष लगाना। और पैसियोनेट का दोस्तों एपैथिक नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो मिसमैच है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो फ्रेंड्स, एकिन, एकिन की स्पेलिंग ठीक है, क्लियर। और इंगेज की स्पेलिंग भी ठीक है। और फ्रेंड्स, स्टालिन की स्पेलिंग तो हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं। स्टालिन की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो स्पेलिंग बनती है एस्वेज। एस्वेज की करेक्ट स्पेलिंग होती है ASSUAGE, एस्वेज। क्लियर। तो फ्रेंड, 91, इंग्लिश आइम्बिक पेंटामीटर वाज ब्राउट टू हिज फर्स्ट मैच्योरिटी इन। इंग्लिश आइम्बिक पेंटामीटर की जो फर्स्ट मैच्योरिटी थी वो किस रूप में आई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रामेटिक वर्स। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज 92, व्हाट डू वी कॉल ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, राइटिंग का कोई पीस है जो इमिटेशन है एक एक्शन का, और अपने आप में सीरियस और कंप्लीट है। तो गाइज, ऐसे राइटिंग पीस को बोलते हैं ट्रेजेडी। क्वेश्चन 93, ए पोएम इन विच ए सिंगल स्पीकर एट ए क्रिटिकल मोमेंट एड्रेस अनदर whose presence is implicit in the speaker says is। तो ऐसे स्पीकर को क्या बोलते हैं, यानी
एक पोएम में कोई सिंगल स्पीकर बोलता है किसी क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर, वो किसी दूसरे करेक्टर को एड्रेस करता है, लेकिन फ्रेंड जिसको वो एड्रेस करता है उसकी जो प्रेजेंस है वो इम्प्लिसिट होती है, यानी हिडन होती है, छिपी हुई होती है, वो उसके सामने नहीं होता। या ये कहें कि जो वो थॉट बोलता है वो अपने इनर माइंड में बोलता है। ठीक है, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोलिलोक्वी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 94। द वुमेन करेक्टर डेलिलिया अपीयर्स इन। तो फ्रेंड्स वुमेन करेक्टर डेलिलिया अपीयर होती है जॉन मिल्टन साहब के जो एक प्रोज टेक्स्ट है सैमसन एगोनिस्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। द लिटिल मैन बाय गैल्सवर्दी इज ए और एन। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया लिटिल मैन क्या होगा? पोएम, नोवेल, प्ले और वन एक्ट प्ले। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 96। हु रोट अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के विषय में किसने लिखा? अदर्स अबाइड, आर्क्यूशन, दाउ आर्ट फ्री। अबाउट, अदर्स अबाइड, आर्क्यूशन, दाउ आर्ट फ्री। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के विषय में मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज। विलियम शेक्सपियर के द्वारा अपने प्ले में मोस्टली यूज किया गया है हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और स्पेंसियन स्टेंजा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्लैंक वर्स। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है हॉटीनेस, हॉटीनेस, हॉटीनेस और हॉटीनेस। विच हॉटीनेस इज करेक्ट? तो फ्रेंड्स हॉटी की स्पेलिंग होती है HAUGHTY हॉटी, और जब हम इसमें नेस जोड़ेंगे तो वाई को हम आई में कन्वर्ट करके NESS जोड़ देंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा हॉटीनेस, HAUGHTINESS हॉटीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 99। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है, ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर 3। देखिए ग्रामर में GRAMMAR होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक कर बैठते हैं वो ER उसको कंसीडर करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि ग्रामर में बाद में AR होता है, MM होता है और AR होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। नरेशन बेस होगा चिराग सेड आई शैल बी 24 टुमारो। चिराग ने कहा कि मैं कल 24 ईयर्स का हो जाऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये सैड है यहाँ पर, और ये एक स्टेटमेंट यानी कि असर्टिव स्टेटमेंट है। जब असर्टिव स्टेटमेंट है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाएंगे जो कि सभी जगह लगा हुआ है। सैड का सैड रहेगा। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चिराग के अनुसार बदल देंगे, ही में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। शैल को हम विल में कन्वर्ट करेंगे ही के अनुसार, और विल को क्योंकि ये पास्ट में है तो विल का हो जाएगा दोस्तों वुड। क्लियर। तो चेक किए लेते हैं और ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चिराग सेड दैट ही वुड बी 24 द फॉलोइंग डे। देखिए थर्ड भी आपको सेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन थर्ड में वुड और शुड का अंतर है, क्योंकि शैल को हम ही के अनुसार विल में चेंज करेंगे और देन विल का जो है वुड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से नरेशन बेस होगा। सी आस्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज नीरज कमिंग टू द मीटिंग। क्या नीरज मीटिंग में आ रहा है? तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे जो कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में है। अब जब इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में होगी तो फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगाएंगे इफ। सो गाइस करेक्ट आंसर देखते हैं विच वन इज करेक्ट। सो लेट्स देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इफ दिया गया है, लेकिन दोस्तों शायद बाय मिस्टेक यहाँ पर दा लग गया है नीरज से पहले, तो इस दा को आप रिमूव कर दीजिए। बाकी ये ठीक है, नीरज वाज कमिंग टू द मीटिंग। शी आस्क्ड इफ नीरज वाज कमिंग टू द मीटिंग। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 102। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन आया
फ्रेंड्स क्वेश्चन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्लियर। तो क्वेश्चन की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, क्वेश्चन की स्पेलिंग लिखेंगे, क्वेश्चन की स्पेलिंग होगी QUESTION और इसमें AIRE यानी कि एयर जैसी स्पेलिंग को जोड़ना है। तो क्वेश्चन की स्पेलिंग सी में सही दी गई है और AIRE बाद में ऐड हुआ है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। मैनेजमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, एंथुजियाज्म की स्पेलिंग भी ठीक है, इंटेलिजेंस की स्पेलिंग भी ठीक है। तो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग जो नहीं दी गई है वो हो जाएगी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी की स्पेलिंग होती है BIBLIOGRAPHY, क्लियर, बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 104, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा द न्यू एम्प्लॉय आस्क द मैनेजर व्हेन डू आई हैव टू रिपोर्ट फॉर वर्क। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स न्यू एम्प्लॉय पूछ रहे हैं, तो न्यू एम्प्लॉय आस्क द मैनेजर व्हेन ही हैड टू रिपोर्ट फॉर वर्क। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ वर्ड प्रोस्क्राइब। तो फ्रेंड्स जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब 2 वर्ड होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स प्रेस्क्राइब होता है किसी चीज़ को कि बताना कि आपको कोई ये काम करना है, और प्रोस्क्राइब होता है किसी चीज़ को मना करना, यानी कि बैन करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्रेट मीन्स होता है महान, बेसिक मीन्स होता है कॉमन साधारण, और ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। 106, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैपेबल। फ्रेंड्स कैपेबल वर्ड का एंटोनिम बताना। तो कैपेबल मीन्स होता है कुशल, और इसका अपोजिट हो जाएगा अकुशल, यानी कि इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स अकुशल या अयोग्य, और कैपेबल मीन्स योग्य या कुशल। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, ब्लॉक मीन्स किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। फ्रेंड्स 107, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बताना है, पैसिव वॉइस में दिया गया है द स्वीट मैंगोज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स वर आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट का हम एक्टिव से पैसिव बनाकर यहाँ पर दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट केवल ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, द चिल्ड्रन एट द स्वीट मैंगोज, क्लियर। द स्वीट मैंगोज को सब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर, उसके बाद में प्लूरल था तो वर लगाया, और फ्रेंड्स फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और बाय द चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से एक्टिव पैसिव से एक्टिव वॉइस में पूछ रहा है। द ओल्ड वुमैन वाज हेल्प्ड बाय द बॉय व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले द बॉय लेकर आएंगे, द बॉय, ठीक है, द बॉय, और क्योंकि ये भी वाज दिया गया है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड सेकेंड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड, ठीक है, और द ओल्ड वुमैन, क्लियर। तो चेक कर लेते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द बॉय हेल्प द ओल्ड वुमैन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ मैकबेथ एंड ओथेलो। तो फ्रेंड्स ओथेलो और मैकबेथ प्ले जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं, ट्रेजिक प्ले होंगे दोनों ही, तो दोनों में क्या कॉमन है? ट्रेजिक कैरेक्टर्स ओवर एम्बिशंस और बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। 110, a verse line using stanza of 8 lines each with 11 syllables is known as। तो फ्रेंड्स एक वर्स लाइन होती है
स्टेंजा फॉर्म में होती है, उसमें 8 लाइन्स होती हैं और ईच जो प्रत्येक लाइन होती है उसमें 11 सिलेबल्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ओटेवा रिमा, उसको बोलेंगे ओटेवा राइमा। और इससे रिलेटेड छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एन स्टेंजा ऑफ 8 iambic pentameter lines with a couplet at the end and each line of 11 syllables is known as Ottawa Rhyme. It was first used in England by Sir Thomas Wyatt. और इसको पहली बार जो है इंग्लैंड में यूज़ किया गया था सर टॉमस व्याट के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हु इज मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस वन हु? तो फ्रेंड्स मिल्टन की विषय में मतलब ऑन इज ब्लाइंडनेस में वह कौन है, मतलब जो ईश्वर का जो सही मायने में भक्त होते हैं। क्वेश्चन शायद अधूरा रह गया है। हु इज द ट्रू सर्वेंट ऑफ द गॉड, हु इज द ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड इन मिल्टन्स ऑन इज ब्लाइंडनेस? तो मिल्टन के ब्लाइंडनेस में जो ईश्वर के जो सही मायने में आज्ञा का पालन करते हैं वो कौन है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेयर्स हिज बर्डन बेस्ट। जो अपना बर्डन जो भी काम उनको दिया गया है उसको बेस्ट तरीके से करते हैं, वही सही मायने में ईश्वर के सच्चे सर्वेंट या सच्चे सेवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 112। इन विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट हु सेड ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो? तो फ्रेंड्स ये लाइन विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में हैमलेट के द्वारा बोली गई हैं और दोस्तों ये लाइन एक्ट 2 के सीन 2 में बोली जाती है, ये ध्यान रखना आप, एक्ट 2 के सीन 2 में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ? तो गाइस रेगुलर ओड एक इमिटेशन होगा किसका? पेट्रार्क, शैले, टाटा और पिंडार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पिंडार। क्लियर फ्रेंड्स, जो रेगुलर ओड है वो पिंडार का एक क्लोज इमिटेशन है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं द रेगुलर और पिंडारिक ओड इन इंग्लिश इज अ लर्नड इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म। ये ध्यान रखना कि जो रेगुलर और पिंडारिक ओड है वो इंग्लिश में स्पेशली इमिटेशन है पिंडार की फॉर्म का, with all the stop and anti-stop written in one kind of stanza and all the epodes in another। यानी जो पिंडारिक ओड में या रेगुलर ओड में आपको स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड देखने को मिलते हैं, वही आपको रेगुलर ओड में देखने को मिलते हैं। यानी कि वो एक जो स्टेंजा होता है उसमें तो आपको स्ट्रोप और एंटी स्ट्रोप देखने को मिलेगा और जो एक अनदर स्टेंजा होगा उसमें आपको ये इपोड देखने को मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्स लाइबर इज, वर्स लाइबर है कोलोफॉर्म, क्लोज फॉर्म, राइम्ड फॉर्म और ओपन फॉर्म। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन फॉर्म। क्लियर। और इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। फ्री वर्स और इन फ्रेंच टर्म वर्स लाइबर इज ए वर्स लेकिन रेगुलर मीटर बट डिपेंडिंग फॉर इट्स इफेक्ट नेचर स्पीच रिदम। यानी कि वो रेगुलर मीटर होता है लेकिन डिपेंड होता है वो नेचुरल स्पीच रिदम्स के ऊपर। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जॉन गेल्सवर्थी हैड ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मैनी ऑफ हिज प्लेज। जॉन गेल्सवर्थी ने ट्रीट किया है अपने बहुत सारे प्ले में जस्टिस और लॉ के थीम को। क्यों? बिकॉज हिज फादर वाज एन एडवोकेट, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ ए क्वालिफाइड एडवोकेट, बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, बिकॉज ही हैड एन इमीडिएट फ्रेंड हु हैज़ अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज गेल्सवर्थी वाज हिमसेल्फ ए क्वालिफाइड एडवोकेट। वो एक अपने आप में एक प्रभावशाली और क्वालिफाइड एडवोकेट थे, इसलिए उनकी जो रुचि थी वो लॉ और जस्टिस वाले जो थीम था उसमें ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116।
जॉन गैल्सवर्दी इज आल्सो ए ग्रेट स्टाइलिस्ट, हिज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। तो फ्रेंड जॉन गैल्सवर्दी जो है अपने एक ग्रेट स्टाइलिस्ट थे और उनका वो कौन सा स्टाइल था, रिमार्केबल स्टाइल था। इट्स स्ट्रेंथ एंड elasticity, it's a powerful sweep, brilliant illustrations, और it is a deep psychological analysis, और all of the above। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज ए। तो फ्रेंड्स ऑल इज वेल एंड दैट एंड्स वेल एक कॉमेडी होगा और विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। क्लियर। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। इट इज़ अ कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर, पब्लिश इन फर्स्ट फोलियो इन 1623। ये एक कॉमेडी प्ले होगा और विलियम शेक्सपियर के द्वारा विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले, और इसको शेक्सपियर के जो प्रॉब्लम्स प्ले हैं ये उनमें से एक है। नेक्स्ट होगा वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स। तो फ्रेंड डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है और इसका जो अनदर टाइटल होगा वो होगा आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है। तो along the margin of river, along the margin of pond, along the margin of bay और along the margin of a ocean। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, along the margin of a bay। क्लियर। और यहाँ से आप देख सकते हैं पोएम की लाइंस को मैंने रखा हुआ है। फ्रॉम द लाइन्स इन द पोएम दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay, इट इज़ क्लियर दैट द पोइट saw daffodils along the bay। यानी कि वो पोएम की लाइन में कह रहा है दे स्ट्रेस इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of bay। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि वो जो मार्जिन और जो बे के और जो एक हिल थी उसके बीच में जो मार्जिन था वहाँ पर जो है वो उनको देखता है। 119 who replies to Milton's question, doth God accept day labor, lie denied in honest blindness। तो विलियम जॉन मिल्टन के ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में इन लाइंस का सार क्या है, उसके जो जवाब है उसका क्वेश्चन का आंसर कौन देता है कि क्या ईश्वर को किसी के जो है डे लेबर की ज़रूरत होती है और क्या ईश्वर एक जो आंखों से अंधा हो चुका है उससे भी जो है कोई काम करवाने की चाहत रखता है। तो फ्रेंड्स जब पोएम की फिनिशिंग होती है तो आप देख सकते हैं कि मिल्टन्स इनर वॉइस रिप्लाई, कि उसकी जो इनर वॉइस है वो रिप्लाई करती है कि ईश्वर को किसी के भी काम की ज़रूरत नहीं है और वो लाई डिनाइड पर्सन से काम करने की उम्मीद नहीं रखता है। यहाँ से देख सकते हैं ऑन इन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट फेथ इन गॉड्स वे इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन्स राइट्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस, he asked if God wants him to keep working in spite of the fact that his job caused him to lose his sight। यानी कि वो ईश्वर में जो उसका विश्वास है वो उसकी बात करते हैं, उसको दिखाया गया कि किस तरह से वो ईश्वर में विश्वास करते हैं कि क्या एक व्यक्ति जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है उसके बाद भी उससे वो वर्क कराने की चाहत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 120। मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्वी टुमारो एंड टुमारो टुमारो एंड टुमारो व्हेन। तो यह सोलिलोक्वी मैकबेथ के द्वारा कब रिपीट होती है? पहला होगा ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकबेथ। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं अनदर ऑप्शन पे चलूँ यहीं पर मैं बता देता हूँ कि ये जो एक्ट 5 के सीन 5 में फ्रेंड्स सोलिलोक्वी अटर की जाती है जब शिवार्ड के द्वारा उसको उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ की डेथ की खबर मिलती है तो उस समय जो है ये लाइन बोली जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। क्लियर।
और मैकबेथ अटर्स हिज सोलोक्वी टुमारो एंड टुमारो व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ हिज वाइफ लेडी मैकबेथ एक्ट 5 एंड सीन 5। क्लियर। 121 द सिनोनिम ऑफ सैंग्विनिटी। तो फ्रेंड्स सैंग्विनिटी का सिनोनिम्स होगा ऑप्टिमिज्म। क्लियर। सैंग्विनिटी मीन्स होता है आशा और ऑप्टिमिज्म भी मीन्स होता है आशावाद। क्लियर। 122 द फ्रेंच परफ्यूम हैज ए वंडरफुल सेंट 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 और सेंट। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट। 123 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। कॉफ़ी इज सिप्ड बाय मी। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से रखे गए हैं, लेकिन सभी को हमने पैसिव वॉइस में फॉर्म करके रखा है और आपको एक्टिव वॉइस बताना है। तो कॉफ़ी इज सिप्ड बाय मी, इज आ रहा है तो डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। मी को आई में कन्वर्ट करेंगे और सिप्ड को सिप में कन्फर्म करेंगे। आई सिप कॉफ़ी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 124 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ए रिपोर्ट गिविंग द न्यूज़ ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिसीज। यानी एक रिपोर्ट और एक आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है किसी की डेथ के विषय में, तो गाइज उसको क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ओबिचुअरी। क्लियर फ्रेंड्स। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा, मिल्टन्स ऑरेंज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट्स। तो एक एक्सप्रेशन के साथ में खत्म होती है, तो वो होता है फेथ इन गॉड्स वे। जो भगवान के जो वे है वो उसमें फेथ विश्वास के साथ में खत्म होता है। चेक किए लेते हैं। इफ एनी एक्सप्लेनेशन इज गिवन, यस देयर इज एन एक्सप्लेनेशन इज गिवन। मिल्टन्स ऑरेंज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइंट। कि मिल्टन का ऑरेंज ब्लाइंडनेस पॉइंट के एक एक्सप्रेशन के साथ में खत्म होता है, फेथ इन गॉड्स वे, कि ईश्वर के जो तरीके हैं काम करने के उनमें विश्वास के साथ में। इन ऑरेंज ब्लाइंडनेस मिल्टन राइट्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस। ऑरेंज ब्लाइंडनेस के अंदर या इसका जो अनदर टाइटल होगा, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो फ्रेंड्स इस पोएम के अंदर उन्होंने अपने एक ब्लाइंडनेस का जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाया है। ही आस्क्स, वह गॉड से पूछता है, यानी अपने आप से पूछता है, इफ गॉड वांट्स हिम टू कीप वर्किंग, कि क्या भगवान अब भी उससे काम करवाना जारी रखेंगे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिज जॉब कॉज हिम टू बी लॉस हिज साइट, जबकि उसकी उस जॉब के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।